साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 जिसमें महान्यायवादी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। भारत संविधान में यह विशिष्टता लिए हुए विधिक पद है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अहर्ता के समान होती है। उसके पद का स्थायित्व तो नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह कार्य करता है और अमूमन ये परंपरा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के ये परंपरा स्थापित रही है कि जिस सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है उस सरकार का कार्यकाल होते ही जैसे वो सरकार कार्यकाल होती है दोबारा चुनाव के लिए जाती है, सरकार का इस्तीफा होता है, उसी समय महान्यायवादी का भी इस्तीफा हो जाता है। अनुच्छेद 76(2) में महान्यायवादी के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। 3 प्रकृति के कार्य हैं जिनको महान्यायवादी संपादित करता है। पहला है भारत सरकार को ऐसे विधिक मामलों में सलाह देना जो उसे विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो उसे सौंपे जाएं। दूसरा बिंदु इम्पॉर्टेंट है कि विधिक प्रकृति के ऐसे कार्य करना जो उसे सौंपे जाएं। भारत सरकार में विधि मंत्रालय होता है, विधि सलाह विभाग होता है जिसके माध्यम से अटॉर्नी जनरल को कार्य सौंपे जाते हैं और उन मामलों में विधिक सलाह ली जाती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे विधिक मामले जो सौंपे जाएं और संविधान द्वारा किसी अन्य अधिनियम द्वारा जो प्रदत्त कृत्य दिए जाए उसे वह उसका निर्वहन करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के सभी न्यायालय क्षेत्र में उपस्थित होने का अधिकारी होता है और उसे सुनवाई का अधिकार होता है। लेकिन अमूमन यह परंपरा अनुसार देखा गया है या अपेक्षा की जाती है कि वह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का, जिसमें कि सरकार पक्षकार होती है और बहुत से मामलों में इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, बहुत से मामलों में पक्षकार रहता है। सभी जगह वो उपस्थित नहीं रह सकता है, तो इसीलिए सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है जो कि इन सबके सहायता से वह विधिक कार्यों का संपादन करता है। अटॉर्नी जनरल को एक निश्चित पारिश्रमिक जो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है, दिया जाता है और उसे मामलों के अनुसार, जिन मामलों में वो सरकार का प्रतिनिधित्व करता, सलाह देता है, उसके अनुसार भी पारिश्रमिक दिए जाते हैं। वह किसी कंपनी का निदेशक नहीं हो सकता है, किसी अभियुक्त व्यक्ति की वो प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है। सिविल मामले में किसी प्राइवेट पक्षकार के मुकदमे की सुनवाई में वो उनका वकील बन सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला जिसमें उसने सरकार को सलाह दी है उसमें वह उनका पक्षकार नहीं बन सकता है। अटॉर्नी जनरल जिसमें भारत सरकार स्वयं पार्टी है, ऐसे में किसी अन्य पार्टी की तरफ से वह वकालत नहीं कर सकता है, ना ही उन्हें कोई सलाह देता है, तो सलाह दे सकता है। महान्यायवादी के अन्य कार्यों में संसद के दोनों सदनों में या उनके द्वारा स्थापित समिति में वह उपस्थित हो सकता है, चर्चा बहस में भाग ले सकता है, एक विधिक अधिकारी के रूप में अपने महत्वपूर्ण विचारों को साझा कर सकता है, लेकिन वह मतदान में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह उन सदनों का वह सदस्य नहीं है। ब्रिटेन में एक अनूठी परंपरा रही है कि वहाँ का अटॉर्नी जनरल मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है।
और लेकिन भारत में ये परंपरा रही है कि यह भारत का वो भारतीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है और उसे केवल विधिक मामलों में सलाह तक ही सीमित रखा गया है। भारत सरकार महान्यायवादी से किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित रहने की अपेक्षा कर सकती है। वह संसद के दोनों सदनों में भाग लेगा लेकिन मतदान का अधिकारी नहीं है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है। इस प्रकार भारतीय महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद एक महत्वपूर्ण विधिक पद है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। पद का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता तो डिजर्व करता है, लेकिन उनके सेवा शर्तों के समान इसके सारी शर्तें नहीं हैं। इन्हें पद का महान्यायवादी को पद संबंधी स्थायित्व नहीं प्रदान किया गया है। जय हिंद।